जब बिजली को बनाया जाता है तो फिर ये बिजली बादलों में कैसे पहुंच जाती है? क्यों वहां पे जाके चमकती और गिरती है? और कभी आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा कि बलून को अपने हेयर्स पे, अपने बालों पे से रगड़ा होगा और देन चिपकाया होगा वॉल पे, तो चिपक गया होगा। अब ये कैसे हुआ? तो ये सब रीजन है इलेक्ट्रोस्टैटिक का। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक को समझने के लिए हमें समझना होगा एटम। देखो, एटम के अंदर एकदम इक्वल पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इक्वल नेगेटिव चार्ज होते हैं, जिसे हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बोलते हैं। जो नॉर्मली सभी ऑब्जेक्ट में बराबर चार्जेस होते हैं, बराबर प्रोटॉन होते हैं, बराबर न्यूट्रॉन होते हैं, बराबर इलेक्ट्रॉन होते हैं सभी ऑब्जेक्ट में। लेकिन जैसे ही हम बलून को अपने बालों पे घिसते हैं तो हमारे बालों के जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बलून में ट्रांसफर हो जाते हैं, जिससे बलून नेगेटिव चार्ज हो जाता है और जो हमारे बाल है वो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाता है। इसीलिए जो हमारे बाल है वो बलून की साइड अट्रैक्ट करते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि हमने बालों को, बलून को रब करके चार्ज एक्टिव कर लिए, चार्ज ट्रांसफर हो गए, इसलिए जो बाल है वो बलून की साइड अट्रैक्ट होने लगे। लेकिन वॉल पे कैसे स्टिक हो गया? क्योंकि वॉल तो एकदम न्यूट्रल था। तो देखो, यहाँ पे क्या था कि जो बलून है इसकी ये हाईली चार्ज्ड है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। तो जैसे हम बलून को वॉल की साइड ले जाते हैं तो वॉल के जो कुछ चार्ज है वो रीअरेंज हो जाते हैं, तो बलून के पास वाली वॉल पर इफेक्ट क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से बलून उस वॉल को अपने साइड अट्रैक्ट कर लेती है और वो स्टिक हो जाती है। अब यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट रूल आता है कि यहाँ पे सेम चार्ज वाले एक दूसरे को रिपेल करेंगे और अपोजिट चार्ज वाले एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये सब आपने सुना ही होगा, आपको पता ही है। बट कितना अट्रैक्शन होगा और कितना रिपल्शन होगा, ये कैसे डिसाइड होगा? तो ये डिसाइड होगा सिर्फ दो चीजों पे, कि चार्ज कितना ज्यादा है। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा फोर्स होगा, और जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना कम फोर्स होगा। और यही है कूलम्स लॉ। जैसे ग्रेविटी का फंडामेंटल लॉ होता है न्यूटन्स लॉ, वैसे यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक में फंडामेंटल लॉ होता है कूलम्स लॉ। अब कूलम्स लॉ तो सबको ही पता है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। यहाँ पे Q1 Q2 चार्ज होता है हमारा, और R हमारा रेडियस होता है, और F हमारा फोर्स होता है, और जो K होता है वो हमारा कांस्टेंट होता है। तो यहीं पर डिपेंड करता है, और यही हमें बताता है कि कितना अट्रैक्शन होगा और कितना रिपल्शन होगा। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात आती है कि अगर चार्जेस एक दूसरे को फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो उस फोर्स को कैरी करने के लिए भी कुछ होना चाहिए। तो यहाँ पे चार्जेस अपने अगल बगल एक इनविजिबल इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं जो फोर्स को कैरी करते हैं। तो अगर कोई दूसरा चार्ज उनके उस फील्ड पे आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर होता है, तो उस पे फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे चार्जेस जो है वो एक दूसरे को टच करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो दूर से भी एक दूसरे को इफेक्ट कर सकते हैं। और यही यहाँ पे बड़ा रीजन है लाइटनिंग का भी। तो मेरा सवाल ये था कि आखिर ये बिजली चमकती कैसे है? बादलों में ये इलेक्ट्रिसिटी आती कहाँ से? तो देखो, बादलों के अंदर बारिश की बूंदें भी होती है और बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े भी होते हैं जो एक दूसरे से टकराते रहते हैं, और इसी टकराव के कारण चार्ज सेपरेशन होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि नॉर्मली बादल का ऊपर वाला हिस्सा पॉजिटिव चार्ज को एक्यूमुलेट करता है और नीचे वाला हिस्सा नेगेटिव चार्ज को कलेक्ट करता है। लेकिन धीरे 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 ये सब चार्जेस इतने ज्यादा कलेक्ट हो जाते हैं, इतने ज्यादा जम जाते हैं कि एक टाइम के बाद जो आसमान है, जो बादल है और धरती के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को एक टाइम पर हवा भी नहीं रोक पाती है, और फिर अचानक जो चार्ज है वो डिस्चार्ज हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं बिजली या फिर लाइटनिंग। और यही है इलेक्ट्रोस्टैटिक की कहानी। पर एक चीज यहाँ पे आप याद रखिएगा, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में वही चार्जेस पढ़ते हैं जो रेस्ट में होते हैं। बाकी जो मोशन में चार्जेस होते हैं उन्हें हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट।